अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अप्लाइड लीनियर अलजेब्रा के ये वीक 10 के सिलसिले में एक लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज़ पे मुख्तलिफ लेक्चर्स हो चुके हैं और जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज हम डॉट प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस का जो है एक छोटा सा हिस्सा करेंगे, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि दो वेक्टर्स कब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट है ये पिछले लेक्चर से एसोसिएटेड है, उसी को लेके मैं आगे जाऊंगा और इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्थोगोनैलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके किस तरह से हम 2D में लाइन की इक्वेशन और 3D में प्लेन की इक्वेशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशंस ऑफ इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगी। क्या चीज़? इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मुराद है एक्स, वाई और जी। सही है, तो अब सबसे पहले मैं आता हूँ ऑर्थोगोनैलिटी की तरफ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो जो दो वेक्टर्स जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था वो आपस में क्या थे, ऑर्थोगोनल थे या परपेंडिकुलर थे। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है u डॉट वी। ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, u नॉर्म v नॉर्म कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, उसी से अगर हम u नॉर्म v नॉर्म को डिवाइड कर दें तो ये फॉर्म बन जाती है कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर दिस। ठीक है, अब यहाँ से अगर थीटा निकालना हो तो थीटा हमारे पास क्या होगा कि ये कॉज उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, अब याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री या π/2 रेडियंस के इक्वल होगा। क्या चीज़? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू π/2 रेडियंस। ठीक है, यानी अगर दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो या π/2 रेडियंस हो तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 90 रख दूँ तो कॉज ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि u डॉट वी क्या आ जाता है, वो ज़ीरो आ जाता है अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो या वेक्टर्स एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने देखना हो कि ये दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल हैं या नहीं हैं तो हम सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर वो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, अगर वो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर्स नॉन ऑर्थोगोनल है। सही है, तो ये एग्जांपल 1 के दो पार्ट्स हैं। एक में हमें दो वेक्टर्स गिवन है, वो हमने शो कर रहे हैं कि वो ऑर्थोगोनल हैं, और दूसरे में हमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो यूनिट वेक्टर्स हैं i, j और k, उनका बताना है R3 में वो आपस में सारे जो है i और j और k आपस में तीनों जो है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो मैं इसके जो पार्ट फर्स्ट है उसकी तरफ आता हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, एक u है और एक v है, और हमने ये शो करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। तो हमने सिंपली ये बताना है कि इनका जो u डॉट v आता है वो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इससे जो पिछला लेक्चर उसमें मैंने आपको इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना बताया था। अभी मैं जस्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा कि हमारे पास जो u डॉट v होगा वो क्या होगा, u के पहले कंपोनेंट को v के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, u का पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है, -2, तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
फिर दरमियान में प्लस डालेंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर दरमियान में एक प्लस आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर दरमियान में प्लस आएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो इस तरह से हमें डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। -2 × 1 +3 × 2 +1 × 0 +4 × -1। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर क्या आ गया है? 0 आ गया है। अब दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है और ख़ुद u और v 0 नहीं थे। ये ज़रूरी बात है कि u और v खुद 0 हों तो फिर परपेंडिकुलरिटी के बगैर भी आपके पास 0 आ जाता है। यहाँ ये u और v जो है दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो u और v जो है नॉन ज़ीरो थे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है u और v आपस में क्या हैं? ऑर्थोगोनल है। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरह जो इसका पार्ट बी था, पार्ट बी में हमें गिवन थे स्टैंडर्ड वेक्टर्स। जो आई वेक्टर है, आई वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं? 1, 0, 0। मैं अगेन आपको इस लेक्चर में भी बताता हूँ कि बेहतर है कि आप ये नोटेशन यूज़ करें 1, 0, 0। ठीक है, बुक वाले ने क्योंकि वेक्टर्स के लिए ये पैरेंथेसिस वाली जो है नोटेशन यूज़ की है, इसलिए जो है यहाँ आपको हैंडआउट्स में यही नोटेशन नज़र आ रही है, ताकि बुक से आप जो है फेमिलियर रहें कि बुक की नोटेशन क्या है। लेकिन ये नोटेशन हम पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो बेहतर है आप वेक्टर्स के लिए इस तरह की नोटेशन यूज़ करें। ठीक है, तो आई में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो 1 होता है और बाकी दोनों कंपोनेंट 0 होते हैं। जे में जो वाई वाला कंपोनेंट होता है वो 1 होता है और बाकी कंपोनेंट 0 होते हैं। और के में जो जी वाला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास 1 होता है और बाकी कंपोनेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, अब हमने ये शो करना है कि ये तीनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है? आई डॉट जे निकालना है। ठीक है, आई डॉट जे निकाला उसी तरीके से, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0। इसका मतलब है आई और जे जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हम आई का के साथ निकालते हैं, तो आई डॉट के भी हमारे पास क्या आ जाता है? वो भी 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि आई और के भी एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। इसी तरह हम जे डॉट के निकालेंगे तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या आता है? 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि आई, जे और के एक दूसरे पर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि यहाँ x है तो ये i हो गया, ये y है तो ये j हो गया और ये z k हो गया। तो ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो ऑरिजिन के ऊपर एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनैलिटी का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑर्थोगोनैलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम पॉइंट नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एफएससी में भी और फिर कैलकुलस में भी हम लोगों ने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के और इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इस तरह की फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। ये उसी तरह की एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। ठीक है, या पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। अब मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ अलग से पेज पर, ताकि आपको क्लियर हो कि हम किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट से एक लाइन जो है पास होती है, जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है या एक नॉर्मल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, वो हैं ए और बी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0 और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज p0 से। ठीक है, और यहाँ कोई और पॉइंट ले लेते हैं हम p और वो है x, y। तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की। इस लाइन को सपोज मैं कह देता हूँ L1। ये जो कंप्लीट लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हमने ऐसी इक्वेशन लिखनी है या ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिससे
इस लाइन के हर पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर सकें या निकाल सकें या ढूंढ सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम करते ये हैं कि हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी का। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी में होना क्या है कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है और ये वो लाइन है जिसको हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। और नॉर्मल हमेशा जो है वो लाइन पे या प्लेन पे या सरफेस पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलरिटी के लिए सिंपल हमने क्या करना है कि ये जो वेक्टर है, सपोज मैं इसको कह देता हूँ v, और यहाँ जो वेक्टर है सपोज इसको मैं कह देता हूँ u। तो हमारे पास सिंपल क्या होना चाहिए, u डॉट v शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब v का वेक्टर मुझे गिवन है, वो क्या है, a, b है, लेकिन u जो वेक्टर है वो मुझे नहीं गिवन। तो u का वेक्टर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो u का जो वेक्टर है वो मेरे पास क्या बनेगा, p नॉट p वेक्टर। क्या वेक्टर बनेगा, p नॉट p वेक्टर। ठीक है, और इससे जो पहले लेक्चर्स हैं वेक्टर्स के जो इंट्रो हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान हम वेक्टर निकालते हैं तो वो सिंपल क्या हो जाता है, OP माइनस OP नॉट। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो u जो है वो कैलकुलेट होके मेरे पास आ जाएगा। हमारे पास OP क्या है, ये देखें, ये P जो है ये पॉइंट है। तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दूँ x, y, तो ये मेरे पास OP बन जाएगा, माइनस x नॉट y नॉट अगर मैं लिख दूँ तो ये भी वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये u मेरे पास आ गया, वो आ गया है x माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट। ठीक है, तो ये वेक्टर, दो पॉइंट से वेक्टर बनाना मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ और वहाँ मैं क्लियरली आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि मुझे पता है क्योंकि ये u और v एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस एक्स नॉट कॉमा y माइनस वाई नॉट। ठीक है, डॉट, और मेरे पास जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो a और b हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड से डॉट प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, और यही असल में हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। कौन सी फॉर्म, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें एक्स नॉट और वाई नॉट क्या होंगे, ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ से लाइन गुजरती है, और ए और बी जो होंगे ये उस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे जो वेक्टर लाइन के नॉर्मल होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर हम 3D की बात करें तो सपोज 3D में हमारे पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन में एक पॉइंट है P नॉट, और अब वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट, y नॉट, z नॉट। ठीक है, x नॉट, y नॉट, z नॉट, और कहीं भी हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, उसको मैं P कह देता हूँ, और वो है x, y, z। अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं जो 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए यहाँ पे इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह से है कि यहाँ इन दोनों को मिला के हम एक वेक्टर बना लेते हैं जिसको हम P नॉट P वेक्टर कह देंगे, और यहाँ जो इनिशियल पॉइंट था उसके ऊपर हमें नॉर्मल गिवन होगा, और उस नॉर्मल के जो कंपोनेंट्स हैं वो उसी तरह से A, B और C हैं, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशन में है तो जो नॉर्मल होगा उसके भी 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो हम कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी का
कि जो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये सिंपल कहता है कि हमारे पास सपोज इसको मैं u कह देता हूँ, ये v कह देता हूँ, तो जो u डॉट v है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो u उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, OP माइनस OP डैश करके मैं अभी डायरेक्टली कर लेता हूँ। वो क्या होगा, सेकंड का कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट का कोऑर्डिनेट, वो आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट कॉमा y माइनस वाई नॉट कॉमा z माइनस z नॉट। तो ये तो बन गया हमारे पास u डॉट v हमें गिवन है, v हमारे पास है a b c। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है ऑर्थोगोनैलिटी का कि नॉर्मल और प्लेन का कोई भी वेक्टर ले लें तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, a फर्स्ट और साथ ये x माइनस एक्स नॉट प्लस b और फिर y माइनस वाई नॉट प्लस c और फिर साथ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपको क्या क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x नॉट y नॉट z नॉट, और एक वेक्टर गिवन होगा जिसके कंपोनेंट्स होंगे a b और c, और आपने सिंपल क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये जो बाकी डेरिवेशन थी ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाई है कि आपको पता चले कि ये इक्वेशन क्यों आई है और कैसे आई है, और ये इक्वेशन क्यों आई है और कैसे आई है। आपने अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस इक्वेशन से आगे सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जिनको इक्वेशन याद रखने में मुश्किलात हैं वो इक्वेशन को बनाना सीख सकते हैं, उससे याद करने में आसानी होती है। कम अज़ कम मेरा अपना पर्सनल तो यही एक्सपीरियंस है, मैं चीज़ों को याद नहीं करता, मैं चीज़ों को बनाना सीख लेता हूँ, वो मेरे लिए आसानी होती है। ठीक है, यही चीज़ हैंडआउट्स में भी यहाँ मैंशनड है कि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या होगी, a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, और प्लेन की इक्वेशन होगी a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस c इंटू जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है और हमें एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन R2 में है, तो ये लाइन की इक्वेशन है क्योंकि इसमें जी शामिल नहीं है। अगर जी शामिल होता तो ये प्लेन की इक्वेशन होती। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 6 है ये हमारे पास A है, और यहाँ जो 1 है ये हमारे पास क्या है, B है। तो इसका मतलब है जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये किस पॉइंट से गुजरती है, वो पॉइंट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट। एक्स नॉट हमारे पास 3 हो जाएगा और y नॉट हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि इसको हम यूं करके लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको तोड़ के लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास आएगा 6 x माइनस 3 प्लस वाई प्लस 7। ठीक है, इसको मैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या थी, 6 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट। तो ये -7 में लिखूंगा, तो ये माइनस इंटू माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आ गया a, ये आ गया एक्स नॉट और ये आ गया वाई नॉट, और यहाँ पे 1 आ गया b। ठीक है, जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट हमारे पास होता है p नॉट, और उसमें हम अंदर क्या लिखते हैं, x नॉट y नॉट। तो x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, x नॉट की वैल्यू है 3 और y नॉट की वैल्यू है -7। तो ये इस पॉइंट से गुजरती है। और वेक्टर जो होता है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा 6 यानी a, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा b यानी 1। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल है वो आ जाएगा। सही है, तो यही चीज़ है जो हैंडआउट्स में आपके पास जो है वो सॉल्व है। सही है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 6 1 है। सही है,
अब इसी तरीके से एक और इक्वेशन है, ऑल्सो इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन टू दैट, हमारे पास R3 में जो है वो एक इक्वेशन है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये A है हमारे पास। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये हमारे पास 2 इंटू वाई माइनस ज़ीरो आ जाएगा, और थर्ड वाले को अगर मैं अरेंज करूं तो वो हमारे पास क्या आएगा, -5 इंटू जी माइनस 7। तो ये A जो है ये 4 आ जाएगा, B जो है वो 2 आ जाएगा, और C हमारे पास क्या आ जाएगा, -5। तो हमारे पास जो नॉर्मल आ जाएगा वो आ जाएगा 4, 2 और -5। और इसी तरह जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ से बनेगा x0, y0, z0। ठीक है, तो इससे हम n भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि जिस पॉइंट से ये पास करेगी। ठीक है, तो एक ये थ्योरम है कि ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी जी जो प्लस डी जो है ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, और ये मैं आपको जो हमारे पास फाइनल फॉर्म थी लास्ट में, उसी से मैं आपको आगे बना के बताता हूँ कि किस तरह से ये फॉर्म बन सकती है। ठीक है, अब जिस तरह ये फॉर्म थी ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा ax माइनस ax0 प्लस बी वाई, ठीक है, माइनस बी वाई नॉट इक्वल्स टू 0। इसको मैं अरेंज करूँ तो ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई, ठीक है, माइनस ax0 माइनस बी वाई नॉट इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, बल्कि इसको मैं अगर कह दूँ सी के इक्वल, तो ये इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आपको फॉर्म बताई थी वो इसी से बनती है। और अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ax माइनस ax0 प्लस बी वाई नॉट प्लस सी वाई माइनस सी जी नॉट। तो उससे हम ये बना सकते हैं ax माइनस ax0 प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जी माइनस सी जी नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये x, y और z वाली टर्म्स आप एक जगह लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं मिलाकर जो है आप उनको किसी एक कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस डी इक्वल्स टू 0, या अगर d को आप इसके साथ माइनस साइन ही लेते तो फिर d को दूसरी तरफ जाके आप d को प्लस लिख सकते हैं। ये दो फॉर्म्स होती हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन की और इक्वेशन ऑफ लाइन की। ये तो था कि अगर हमें इक्वेशन गिवन हो वहाँ से हम जो है नॉर्मल और पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं। अगर मैं ख़ुद से एक क्वेश्चन आपको बना के बताऊँ कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं लिखूँगा नहीं, जस्ट बोलूँगा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1, 2, 3 which has 1, 2, 0 as a normal। ठीक है, यानी आपने ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से गुजरती है, या ये पॉइंट उस प्लेन का हिस्सा है, और उस प्लेन के ऊपर ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल है। तो आप देखें फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है x0, ये हमारे पास है y0, ये हमारे पास है z0, और ये हमारे पास क्या है a, b, c। तो आपने सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a इंटू x माइनस x0 प्लस b इंटू y माइनस y0 प्लस c इंटू z माइनस z0 इक्वल्स टू 0। अब आप सिंपल वैल्यूज डालते जाएं, एक की जगह क्या आएगा 1, x माइनस x0 की जगह क्या आएगा 1, प्लस b की जगह सॉरी क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और फिर y माइनस y0 की जगह क्या आएगा 2, प्लस c की जगह क्या आएगा 0, और z माइनस z0 हमारे पास क्या आ जाएगा, z माइनस z0 इज एक्चुअली z माइनस 3। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इनर प्रोडक्ट की ही एक और जो है आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, वो होगा प्रोजेक्शंस,
कि आप किस तरह से प्रोजेक्शंस जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।